तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्कीन्स और हमने पढ़ी थी 5 टाइप्स की केमिकल प्रॉपर्टी हमको डिस्कस करनी है। हम फर्स्ट टाइप केमिकल प्रॉपर्टी डेट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को कंप्लीट कर चुके थे। हम आज सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी डेट इज एलिमिनेशन रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं क्या होती हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एक बार जरा आप हेडिंग डाल लीजिए, सेकंड टाइप ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी डेट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो क्या होती है एलिमिनेशन रिएक्शन, एक बार इसको हम देख लेते हैं। इस रिएक्शन को और हम अगर बात करें तो इसको हम बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन रिएक्शन और डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो एक बार इसको भी लिख लेते हैं, और क्यों कहते हैं, जब हम ये रिएक्शन को डिस्कस करेंगे तो उसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। कैसे, इसका हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं जरा देख लीजिए, और हम इसको बोल सकते हैं डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन, और हम इसको बोल सकते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एक बार आप जरा इसको ध्यान से समझो, क्योंकि बोर्ड में और कंपटीशन में इसके काफ़ी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। तो क्या होता है एक बार आप देख लीजिए। मैं आपसे कहूँ कि CH3CH2Br डेट इज इथाइल ब्रोमाइड, और इसकी रिएक्शन मुझे अल्कोहलीय KOH से करनी है। कैसे करनी है, अल्कोहलीय KOH। तो क्या प्रोडक्ट बनता है उसको आप देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ एक ट्रिक दे रहा हूँ और उसको आप फॉलो करिए, तो ये इक्वेशन करना आपको बहुत इजी हो जाएगा। देखिए, जब भी अल्कोहलीय KOH रिएक्शन करेगा तो आप एक ही बात याद रखिए कि HX करता है और वाटर एलिमिनेट करता है। क्या कहा है मैंने, HX करता है, नोट कर लीजिए आप, HX करता है और वाटर को एलिमिनेट करता है। तो जरा ध्यान देखिए, अब मैंने यहाँ पे बोला है कि HX करेगा, अल्कोहलीय KOH क्या करेगा, HX करेगा। तो HX कैसे करेगा, देखो भाई, इसमें से -HX करो, -HX करना है। तो X का मीनिंग क्या होता है, हैलोजन, तो हैलोजन ये तो जाएगा ही, ठीक है ना। दूसरा H जाएगा, क्या जाएगा, H। तो H कौन सा जाएगा, अब इसको हमने देखना है। तो देखो, H हमेशा बीटा हाइड्रोजन जाता है। कौन सा जाता है, बीटा हाइड्रोजन। इसको अभी हम और भी डिस्कस करेंगे। एक्चुअली अभी आप इसको इतना ही समझो कि बीटा हाइड्रोजन जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि जो हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होता है वो सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग होता है। किसके अकॉर्डिंग होता है, सेट-जेफ रूल के। अभी हम उसको भी डिस्कस करेंगे। हाल फिलहाल आप ये समझिए कि जब आप HX करोगे तो जो हाइड्रोजन को एलिमिनेट करोगे वो बीटा हाइड्रोजन जाएगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें बीटा हाइड्रोजन कौन सा होगा। तो देखो, मैंने आपको क्या बताया कि फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा होता है वो तो कौन सा होता है, बताओ, अल्फा। और अल्फा से जो अटैच होता है उसको क्या बोलते हैं हम, बीटा। ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं, आई होप आपको भी पता होगा। चलो, तो अब बताओ, यहाँ से तो ब्रोमीन जाएगा तो एक वैलेंसी यहाँ बचेगी। बताओ, यहाँ से जब एक H जाएगा तो एक वैलेंसी यहाँ बनेगी। और हमने सीखा है रूल में कि जब दो मोनोवैलेंट एलिमिनेट होते हैं तो क्या बनती है, बताओ, एक केमिकल बॉन्ड बन जाती है। तो यहाँ से क्या बनेगी, इथीन, डेट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखो स्टूडेंट्स, मैंने अब तक ये कहा है कि HX करता है, निकलता नहीं है। निकलेगा कौन, वाटर। आप वाटर भी निकाल दीजिए। बताओ अब क्या बचा, KBr डेट इज केमिकल लव। आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आ चुका होगा। आप टेंशन ना लें, अभी इसको मैं और भी एग्जाम्पल से डील करूंगा। अब देखो, इसको हमने डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन क्यों बोला। देखिए स्टूडेंट्स, आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी A and D, 3 वर्ड बोल देता हूं मैं, A and D, जब भी ये वर्ड आए तो समझो उसका मीनिंग क्या होता है, निकलने से होता है। और जब भी सफिक्स में एशियन वर्ड आता है तो उसका मतलब जुड़ने से होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल बोलता हूँ, क्लोरीनेशन, डेट इज क्लोरीन का ऐड होना, ठीक है। हम बोले हाइड्रेशन, डेट इज वाटर का ऐड होना। हम बोले नाइट्रेशन, डेट इज नाइट्रो ग्रुप का ऐड होना।
हम बोले सल्फोनेशन, दैट इज सल्फोनिक ग्रुप का ऐड होना, ठीक है। हम बोले हेलोजिनेशन, हेलोजन का ऐड होना। अब इन सभी के आगे आप डी वर्ड या एन वर्ड या ए एन डी कोई भी वर्ड आप लगाओगे तो इसका मीनिंग क्या होता है, जस्ट अपोजिट। कैसे, देखो अभी हमने बोला था हाइड्रेशन, दैट इज वाटर मॉलिक्यूल ऐड होना, और हम बोले डिहाइड्रेशन, दैट इज वाटर का निकलना। क्लियर है ना। जैसे हम बोले क्लोरीनेशन, तो दैट इज क्लोरीन का ऐड होना। अगर हम बोले डीक्लोरीनेशन, दैट इज क्लोरीन का निकलना। तो जस्ट यही बात हम आपको यहाँ डिस्कस करना चाहते हैं कि डिहाइड्रो, दैट इज डी का मीनिंग क्या हो गया, निकलने से, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, और हेलोजन का मतलब हेलोजन। जब हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों एक साथ इलिमिनेट होते हैं तो वो रिएक्शन कैसी कहलाती है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। तो देखो वही यहाँ पे हुआ है, हाइड्रोजन भी इलिमिनेट हुआ है और हेलोजन भी हुआ है, इसलिए इस रिएक्शन को हम डिहाइड्रो हेलोजिनेशन भी बोलते हैं। सेकेंडली हम बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो बताओ बीटा एलिमिनेशन क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ से बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है, इसलिए इसको हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। चलो आपको एक एग्जाम्पल लिया है, अभी मैं एक सेकंड एग्जाम्पल भी ले लेता हूँ, वहां आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। देखो कैसे, ये एग्जाम्पल फर्स्ट है, CH3CH2 C सिंगल बॉन्ड H, यहाँ Cl ले लेते हैं और यहाँ हम CH3 लिख लेते हैं, प्लस KOH एल्कोहल। ये अब जरा ध्यान दो, अब आप देखो एल्कोहल ये KOH क्या करता है, HX करता है, वाटर को एलिमिनेट करता है। तो अब मुझे इस मॉलिक्यूल से HX करना है, ठीक है ना। तो जब मैं HX करूंगा तो देखो X का मीनिंग तो हेलोजन से हो गया, तो हेलोजन तो यही जाएगा। अब प्रॉब्लम आती है कि H कौन सा जाए। तो अभी हमने देखा है कि जब डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन होती हैं तो हम वो रिएक्शन कहाँ से डील करते हैं बताओ, सेट-जेफ रूल से। कौन से रूल से बताओ, मैं लिख देता हूं, और सेट-जेफ रूल क्या कहता है, ये कहता है कि भाई मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनाओ। क्या बनाओ, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। देखो क्या होगा, इस एग्जांपल से आपको और अच्छा समझ में आएगा। तो देखो क्या होता है, जरा इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं। देखो अब जरा देखो HX होगा। अब बताओ एल्कोहल ये KOH क्या करता है, HX करता है। HX करता है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों को आप निकालिए, बट प्रोडक्ट साइड में नहीं लिखना है। देखो यहां भी नहीं लिखा है हमने। तो बताओ HX कैसे होगा, X तो ये जाएगा। अब H कौन सा जाए, H जाता है कौन सा, बीटा हाइड्रोजन। तो देखिए फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन डेट इज एल्फा, और एल्फा से जो कार्बन जुड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, बीटा। अब बताओ इस कार्बन से ये भी अटैच है और इस कार्बन से ये भी अटैच है। क्लियर। अब प्रॉब्लम हमारे सामने ये आती है कि हम इस हाइड्रोजन को एलिमिनेट करें या इस हाइड्रोजन को एलिमिनेट करें। तो बस इसी को हमको कौन डील कराएगा, सेट-जेफ रूल। तो सेट-जेफ रूल ये कहता है कि भाई जब डिहाइड्रो हेलोजिनेशन या डिहाइड्रेशन, आगे हम डिहाइड्रेशन एक्शन भी पढ़ेंगे तो हम फर्दर इस रूल को अप्लाई करेंगे। तो वो कहता है कि जब आपको डिहाइड्रो हेलोजिनेशन या डिहाइड्रेशन रिएक्शन करनी हो तब आप सेट-जेफ रूल का यूज करिए। और आप देखिए कि अब हमको H ये एलिमिनेट करना है या ये एलिमिनेट करना है। तो सेट-जेफ हमसे कहता है कि भाई आप मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनाइए, मतलब उस H का आप एलिमिनेशन करिए जहां डबल बॉन्ड को ज्यादा से ज्यादा नंबर मिले। अब जरा एक मिनट आप देख लीजिए कि अगर आप ये वाला H निकालोगे तो डबल बॉन्ड एक नंबर पे जाएगी, अगर ये H निकालोगे तो डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे आएगी, 2। मैं दोनों H को एलिमिनेट करके आपको दिखाता हूं। मान लीजिए फर्स्ट आप ये वाला H एलिमिनेट करते हैं तो बताओ क्या होगा कि CH3 ये वाला बचा। अब यहां पे क्या रह जाएगा बताओ, CH, H चला गया और यहां से हेलोजन ऑलरेडी जा चुका होगा, तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगी, डेट इज भाई H जा चुका है, एक वैलेंसी यहां, सॉरी हेलोजन जा चुका है, एक वैलेंसी यहां, और एक H जाएगा तो एक वैलेंसी यहां, और दोनों के बीच क्या बनेगी बताओ, डबल बॉन्ड, और यहां क्या जाएगा CH3। चलो
सेकंड में हम क्या देखेंगे, एक बार ये वाला हाइड्रोजन एलिमिनेट करके देखेंगे। तो बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। क्यों? देखिए एक H ये जाएगा, हेलोजन तो ये जाएगा ही जाएगा, दोनों के बीच एक एक वैलेंसी फ्री, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगी। तो अब हम ये देखना है कि हाँ कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ऑब्वियसली देखो इसका नाम क्या होगा, आप ध्यान से आना चाहिए, ब्यूट टूइन, और इसका नाम क्या होगा बताओ, ब्यूटीन। तो आप देखें यहां डबल बॉन्ड कैसे नंबर पर ही है, सेकंड नंबर पे, और यहां कहां आएगी बताओ, फर्स्ट नंबर पर। बट सेटजेफ ने हमको क्या बताया है कि आपको मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का फॉर्मेशन करना है। तो बताओ मोर सब्स्टिट्यूटेड का मीनिंग क्या है कि डबल बॉन्ड को ज्यादा से ज्यादा नंबर मिले। तो बताओ यहां डबल बॉन्ड को 2 नंबर मिला है, जबकि यहां क्या मिला है, 1 मिला है। तो इसलिए जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो हमारा कौन सा होगा बताओ, ब्यूट टूइन। क्लियर है ना? तो एक बार आप इसको कॉपी कर लीजिए, अभी मैं इसके और भी एग्जांपल्स आपको कराऊंगा। कुछ और एग्जांपल के साथ हम डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन डेट इज एलिमिनेशन रिएक्शन को करते हैं, जिससे आपको और समझ में आएगा। देखिए शायद 2 एग्जांपल हम कंप्लीट कर चुके थे, और थर्ड एग्जांपल ये है कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड Cl, और एक और देता हूं आपको, आप इन 2 एग्जांपल्स को डील करके देखिए। आपको इनकी दोनों की डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करना है, और इनकी रिएक्शन आपको अल्कोहल QH के साथ करनी है। ठीक है, चलो आप देखेंगे, बताओ अल्कोहल QH क्या करता है, HX करता है। अब H कौन सा जाएगा, बीटा हाइड्रोजन। अगर हमारे पास 2 बीटा हाइड्रोजन है तो हम क्या करते हैं, सेटजेफ रूल को यूज करके मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए क्या होगा, अब जरा देखो इसमें फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होता है डेट इज अल्फा। अब अल्फा जिस कार्बन से अटैच होगा वो बीटा। तो बताओ हमारे पास कितने बीटा कार्बन है, 3। अब प्रॉब्लम यह है कि इस बीटा कार्बन का H निकालना ही है, इसका निकालना है। तो एक बार आप दोनों से निकाल के देख लीजिए, और फिर देखिए कि डबल बॉन्ड ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पे आ रही है या नहीं, डेट इज़ वो मोर सब्स्टिट्यूटेड है या नहीं। तो देखिए अगर आप H ये निकालोगे तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगी, H ये वाला निकालोगे तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगी। तो कहने का मीनिंग ये है कि आप दोनों ही कार्बन से अगर निकाल भी लोगे तब भी डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पर आ रही है। तो देखो क्या बनेगा, कहीं से भी निकाल लीजिए, बात एक ही है, CH3CH, ये H को मैंने इसके साथ ही मिला के लिख दिया। अब मान लो मैं अगर ये वाला H निकालता हूं तो क्या होगा, CH2 हो जाएगा। बताओ एक वैलेंसी इस कार्बन पर आएगी, एक इस कार्बन पर आएगी, क्योंकि क्लोरीन निकलने से एक वैलेंसी फ्री होगी। बताओ यहाँ क्या जाएगी, डबल बॉन्ड। इसका नाम क्या हो गया, प्रोपीन। क्या नाम हो गया, प्रोपीन। अगर आप ये वाला H निकालते तब ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होके इधर आ जाती, तब भी इसका नाम क्या होता, प्रोपीन। देखो 1 2 3 1 नंबर पर डबल बॉन्ड है, डेट इज प्रोपीन। क्लियर? चलो सेकंड, अब आप जरा यहां पे देखिए, बताओ फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है डेट इज अल्फा, और अल्फा से आज बताओ कितने कार्बन अटैच हैं, 3, 1 2 3, ये सब बीटा कार्बन है। कौन से कार्बन है बताओ, बीटा। और बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होंगे उन्हें हम क्या बोलते हैं बताओ, बीटा हाइड्रोजन एटम। तो आप अब कहीं से भी निकालिए तब भी आपको डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पर ही मिलेगी। फर्दर मैं इसी H को निकालता हूं तब क्या बनेगा, जरा आप देख लीजिए कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, बताओ ये क्लोरीन निकलेगी, एक बैलेंसी यहाँ एक यहाँ, तो ये क्या बन जाएगी, डबल बॉन्ड CH2। अब ये जरूरी नहीं है कि मैं CH2 नीचे लिखूं, वो तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, कहीं भी आप बना सकते हैं। तो बताओ इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 IUPAC नोमेनक्लेचर आपको आना चाहिए, 2 मिथाइल प्रोपीन। क्लियर? चलो आई होप आपको अब ये 4 एग्जाम्पल से
एलिमिनेशन रिएक्शन को अच्छी तरीके से आ गया होगा। आप चाहो तो एनसीईआरटी से और भी रिएक्शन को इसको कर सकते हो, ठीक है ना। एक बार आप इसको देख लीजिए, अभी हम इसी रिएक्शन में कुछ आगे डील करेंगे, एक बार आप इसको कॉपी कर लीजिए, एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो चुका होगा। मैं इसको रफ कर लेता हूँ। अब मैं एक यहाँ नोट लिख रहा हूँ, जरा उसको आप देख लीजिए। पहले मैं नोट लिख देता हूँ और उसके बाद आपको मैं समझाऊंगा। और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कंपटीशन में खूब इस नोट से क्वेश्चन आपको मिलते हैं। क्या लिखा है मैंने कि इन द केस ऑफ एल्काइल फ्लोराइड the elimination is not deals with Saint-Jeff rule। क्या कहने का मतलब है कि जब एल्काइल फ्लोराइड अगर हो, देखिए अभी तक हमने एल्काइल हैलाइड में बात तो करी थी, बट हम वहाँ पे एल्काइल क्लोराइड ले सकते हैं, ब्रोमाइड ले सकते हैं, आयोडाइड ले सकते हैं, तब तो आप सेट-जेफ रूल लगाओगे। बट अगर फ्लोराइड आ जाए तब आप सेट-जेफ रूल नहीं लगा सकते, और जब नहीं लगाओगे तो फिर क्या लगाना है, उसको मैं आगे भी लिख देता हूँ। तो आप ऐसे लिख लीजिए, बट इट डील्स by the acidic beta हाइड्रोजन। कैसे डील करोगे उसको, why the deals with acidic beta हाइड्रोजन elimination, that is हॉफमैन रूल। क्या है जरा आप देख लीजिए। आप कहने का मेरा मीनिंग ये है कि देखिए जितने भी एल्काइल हैलाइड का अगर आपको डीहाइड्रो हैलोजिनेशन करना है एक्सेप्ट फ्लोराइड, तब तो आप सेट-जेफ रूल का यूज़ कर सकते हैं। बट अगर एल्काइल फ्लोराइड आता है और आपको उसका डीहाइड्रो हैलोजिनेशन करना है, तब आप सेट-जेफ रूल का यूज़ नहीं कर सकते। क्या मीनिंग है जरा आप देख लीजिए। अगर मैं एग्जाम्पल में आपसे बात करूँ, कुछ एग्जाम्पल आप ये लिख लीजिए, CH3CH, इसको H, अभी इसको ऐसे लिख लो, CS2 सिंगल बॉन्ड CH, ये फ्लोराइड आ गया आपका, और ये आ गया CH3। अगर मैं इसकी रिएक्शन आपको अल्कोहलिक KOH से कराऊं तो आप शायद इस पर सेट-जेफ रूल लगा दोगे, बट जैसे ही आप इस पर सेट-जेफ रूल लगाओगे और ये आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। देखिए अगर आप सेट-जेफ रूल लगाओगे तो डेट इज अल्फा, और अल्फा से अटैच है कौन, ये दो बीटा। जब दो बीटा हाइड्रोजन बीटा कार्बन है तो हमारे ये 3 बीटा हाइड्रोजन हो गए, इधर 2 हो गए। तब आप मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनाओगे और ये वाला H एलिमिनेट कर दोगे और डबल बॉन्ड यहाँ ला दोगे, और ये रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी, गलत। एक बार आपको मैं सेट-जेफ से करके दिखा देता हूँ। आप सेट-जेफ से ऐसे ही तो करते, वही ये वाला H निकालते आप, क्यों कि सेट-जेफ कहता है मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनना चाहिए, और आप लिख दोगे CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। बस समझ लीजिए ये रिएक्शन आपकी क्या हो चुकी होगी, अब गलत। अब आप कहोगे सर आप ही सिखा रहे हो, आप ही काट रहे हो। हाँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ मैं। तो देखिए जो सेट-जेफ रूल है वो हमारा वैलिड है एल्काइल हैलाइड, बट वहाँ हैलोजन एक्सेप्ट फ्लोराइड होना चाहिए, डेट इज क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। अगर फ्लोराइड आता है तब उसको हम हॉफमैन रूल से क्या करते हैं बताओ, डील करते हैं, और हम वहाँ ये देखते हैं कि मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन कौन सा है। कैसे, अभी एक बार आपको मैं दिखाता हूँ, इसको रफ कर लेते हैं और सही तरीके से
इस रिएक्शन को हम करेंगे। अच्छा रफ साफ नहीं हुआ, थोड़ा सा प्रेशर लगाना पड़ेगा। देखिए यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH, इस H को थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा आपको समझाने में आसानी हो जाएगी, और ये CS2 और ये भी H। हाँ, इसको आप CS3 लिख सकते हैं, बट मैंने लिखा नहीं है। तो देखिए जब इसकी हम KOH अल्कोहल से रिएक्शन करेंगे तब क्या होगा, आप उसको जरा चेक करिए। तो वो ये कहता है इट डील्स बाय द एसिडिक बीटा हाइड्रोजन। आप चेक करिए कि कौन सा एसिडिक बीटा हाइड्रोजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले बीटा हाइड्रोजन देख लीजिए, बताओ ये फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ता है वो अल्फा, तो हमारे पास 2 बीटा कार्बन आ चुके हैं। इसका मतलब ये 2H और एक ये, टोटल 3H ये और 2 ये हमारे पास बीटा हाइड्रोजन आ चुके हैं। अब मुझे ये चेक करना है कि इसमें से मोर एसिडिक कौन है। मोर एसिडिक से मतलब ये है कि जो H इजीली निकले। हमने पढ़ा है ना, एसिड क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में एचाइन को प्रोड्यूस करें। तो हम बस अब ये चेक करेंगे कि इसमें यानी ये वाले सारे H और ये वाले H, इनमें से एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है, डेट इज वो इजीली निकल जाए। तो अब जरा ध्यान दो, हमने सीखा है कहाँ पर, इंडक्टिव इफेक्ट में। बताओ मिथाइल ग्रुप तो प्लस आई करेगा, और प्लस आई करेगा तो कार्बन की ओर इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और कार्बन की ओर इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो क्या ये हाइड्रोजन जाएगा, बिल्कुल नहीं जा सकता। अब जरा इस वाले कार्बन यानी इस वाले बीटा कार्बन पे इन H की पोजीशन को चेक करते हैं। बताओ यहाँ कौन है, बताओ फ्लोरीन। तो फ्लोरीन क्या करता है बताओ, -I इफेक्ट करता है। कैसा करता है, -I इफेक्ट करता है। तो फ्लोरीन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर विड्रॉ करेगा, ये कार्बन इस इलेक्ट्रॉन से विड्रॉ करेगा, फर्दर ये H क्या होगा बताओ, एलिमिनेट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? देखिए दोबारा समझ लीजिए और बड़े ध्यान से समझो। जब एल्काइल फ्लोराइड हो तब हमने सेडजेफ रूल यूज नहीं करना है, तब हमको कौन सा रूल यूज करना है बताओ, हॉफमैन रूल। और हॉफमैन रूल ये कहता है कि भाई अब H वो जाएगा जो मोर एसिडिक होगा। कौन सा जाएगा, मोर एसिडिक H। तो देखिए यहाँ मिथाइल ग्रुप +I करने से इस H को नहीं जाने देगा। क्यों कि मिथाइल ग्रुप +I इफेक्ट करता है, कार्बन की ओर इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर देगा। बट इस वाले बीटा कार्बन पे आप देखोगे तो ये फ्लोरीन अपनी ओर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, डेट इज -I इफेक्ट करेगा। -I इफेक्ट करने से क्या होगा बताओ, कि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर विड्रॉ करेगा, और अपनी ओर विड्रॉ करेगा तो यहाँ से ये H क्या होगा, इजीली निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो अब हम कह सकते हैं कि अब इसी H को जाना होगा। इस H का मतलब ये है कि इन तीन में से कोई सा भी जा सकता है। तो बताओ एक वैलेंसी यहाँ फ्री होगी, एक यहाँ होगी, क्योंकि HX तो होना ही है। देखिए अल्कोहल के OH क्या करता है, HX तो करता है, बट एल्काइल फ्लोराइड के केस में मोर एसिडिक H जाएगा। बस इस बात को आप नोट कर लीजिए, ये लिखा है, ठीक है। चलो तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा कि CS3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CS2, वाटर निकलेगा और KF बन जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एल्काइल हैलाइड एक्सेप्ट एल्काइल फ्लोराइड डील करोगे सेडजेफ रूल से, बट अगर एल्काइल फ्लोराइड आएगा तब आप डील करोगे हॉफमैन रूल से। एक बार आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन की ओर देखते हैं। अब बात करते हैं अपनी थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इज रिडक्शन। कौन सी है हमारी अब ये थर्ड टाइप। फर्स्ट हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सेकंड हमने पढ़ा था एलिमिनेशन, और थर्ड पढ़ेंगे हम रिडक्शन। तो अगर आप वो फ्लो चार्ट देखोगे जहां हमने सारी केमिकल प्रॉपर्टीज लिखी हैं, आप वो निकाल कर रख लीजिएगा, क्योंकि आपको उससे पढ़ना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो हमने वहाँ रिडक्शन में 2 रिएजेंट आपको बताए हैं, फर्स्ट S2 निकल और सेकंड ZnCu अल्कोहल। चलो दोनों को हम चेक कर लेते हैं। फर्स्ट
मान लीजिए हमारे पास इथाइल ब्रोमाइड ही है CH3CH2Br, और इसकी रिएक्शन हम H2 और निकिल कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में हम जब करेंगे तो देखिए क्या होने वाला है। कौन सा फार्मूला? केमिकल लब, डेट इज SBr क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, जो H बचेगा वो यहां लग जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस HBr, डेट इज, बताओ क्या बन गया, इथेन। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप हेलो एल्केन्स का रिडक्शन करते हो तो क्या मिलता है, एल्केन। देखिए ये जितना भी हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं और आप इनका रिएक्टेंट याद रख रहे हो तो प्रोडक्ट आपको ऑलरेडी आ जाएगा, बस आपको प्रैक्टिस करनी है और वो 14 रूल पढ़ने हैं। अगर आप ऐसा करने में परफेक्ट हो गए तो आपको एक काम इजी हो जाएगा, वो होगा इंटर कन्वर्जन। आप इंटर कन्वर्जन ईजिली कर पाओगे। उसके लिए आपको ये रिएक्टेंट अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। जब रिएक्टेंट पता होगा तो फाइनली प्रोडक्ट क्या होगा वो आप हार्डली अगर एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो सब समझ में आ जाएगा। सेकंड देखिए क्या है, बताओ कि CH3CH2Br, बताओ हम सेकंड क्या पढ़ने वाले हैं, ZnCu एल्कोहल। क्या होता है कि ZnCu एल्कोहल, क्या मीनिंग है कि जिंक कॉपर की कॉम्बिनेशन को अगर आप एल्कोहल के अंदर डिप कर दोगे तो वहां से आपको निसेंट हाइड्रोजन मिलने लगेगी। निसेंट हाइड्रोजन किसे कहते हैं? निसेंट हाइड्रोजन आप लोग शायद पढ़ चुके होंगे, इस तरीके की मतलब वो हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में होती है, और जो हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में होती है उसको हम निसेंट हाइड्रोजन कहते हैं, और ये बहुत रिएक्टिव होती है। क्यों? क्योंकि अपना ये डाइमर फॉर्म में जाना चाहेगा, क्योंकि हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में नहीं रहता, वो H2 फॉर्म में रहता है, इसलिए ये बहुत रिएक्टिव होता है और जल्दी से रिएक्शन कर लेता है। तो बताओ फाइनली किससे रिएक्शन करेगा, HBr। तो बताओ ये तो CH3CH2 बचेगा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि कार्बन इज टेट्रावैलेंट, फर्स्ट रूल हमारा ब्रेक हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लेंगे और एक HBr एलिमिनेट होगा और दूसरा H यहाँ लग जाएगा। तो फर्दर आपको क्या मिल चुका है बताओ, एल्केन, दैट इज इथेन। तो एक बात तो हम सीख चुके हैं कि अगर हम हेलो एल्केन्स का अगर रिडक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है बताओ, एल्केन। क्लियर? चलो, फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टीज हमारी क्या है, जरा ध्यान दें कि रिएक्शन विद मेटल, और वहां हम शायद 2 मेटल से रिएक्शन करने वाले हैं, एक सोडियम के साथ और दूसरा मैग्नीशियम के साथ। तो देख लीजिए, फर्स्ट हम सोडियम के साथ करते हैं CH3CH2Br, और बताओ यहां हम एक सोडियम ले लें। तो आप मुझे बताओ, वैसे हम ड्राई ईथर भी लेते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि हम तो सर NaBr करके केमिकल लब बना देंगे। तो बताओ यहां से क्या बचेगा, CH3CH2, अनबैलेंस्ड कंपाउंड बचेगा। ये तो बचेगा कि CH3CH2। तो आप देख लीजिए इस वाले कार्बन की वैलेंसी 3 हो रही है और ये हो नहीं सकता। तो हुआ क्या, क्योंकि फर्स्ट रूल टूट जाएगा कि रिएक्शन तो ऐसे ही हुई, बट हमने 2 सोडियम एटम के साथ 2 इथाइल ब्रोमाइड लिए। तो दूसरा ब्रोमीन में इस साइड लिख लेता हूं। क्यों? क्योंकि केमिकल लव होगा और जिसमें केमिकल लव होता है उनको हम पास पास लिखते हैं। तो बताओ ये क्या बनेगा, 2NaBr, और ड्राई ईथर की प्रेजेंस होगी ठीक है। चलो, तो क्या बनेगा बताओ, बस जो बचा उसको आप जस्ट ऐड कर दीजिए, CH3CH2 CH2CH3 प्लस 2NaBr। बताओ इसको बोलेंगे हम ब्यूटेन। स्टूडेंट्स ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आप इसको ध्यान से देख लीजिए और देखकर आप समझिए कि इसमें क्या खास बात है। ये कुछ कहना चाहती है, मुझसे कहना चाहती है, आपसे भी कहना चाहती है ये रिएक्शन। क्या? देखिए आपने रिएक्टेंट कितने कार्बन का लिया, 1 और 1 2। प्रोडक्ट कितने कार्बन का मिला, 4 कार्बन का, 1 2 3 4।
अगर आप यहाँ 4 कार्बन का रिएक्टेंट लेते हैं तो प्रोडक्ट आपको 8 कार्बन का मिलता, जस्ट डबल हो रहा है प्रोडक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी हमको कार्बन चेन डबलिंग करना होगा तो हम कौन सी रिएक्शन यूज करेंगे। अच्छा, इसका नाम क्या है हमने पहले बता चुके हैं। वैसे तो इस रिएक्शन का नेम होता है वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। ये WURTZ, सही लिख दूं? चलो सही लिख देते हैं, वुड्स रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये वुड्स रिएक्शन होती है जहां कार्बन चेन जस्ट डबल हो जाती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम इंटर कन्वर्जन करेंगे और जब हमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को जस्ट डबल करना होगा तब हम इस रिएक्शन को यूज करेंगे, दैट इज वुड्स रिएक्शन, ठीक है ना। स्टूडेंट्स, इस पर मैं थोड़ा और बात करना चाहता हूँ। तो एक बार आप, जगह कम है, ऊपर वाला देख लीजिए, मैं भी रफ करने वाला हूँ। चलो करते हैं। इस रिएक्शन की एक हल्की सी लिमिटेशन है, इस रिएक्शन में जस्ट डबल हो रहा है। मतलब मुझे अगर 2 से 3 कार्बन चाहिए तब आप ये रिएक्शन नहीं यूज कर सकते। क्या मीनिंग है, जरा ध्यान से समझो कि अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे CH3CH2Br प्लस 2Na प्लस BrCH3 ले लूं, तब वही ड्राई ईथर। तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखें। हाँ, ये 2NaBr तो निकलेगा, तो अब आप सोच रहे होगे प्रोपीन बन जाएगा, और आप बड़े खुश हो गए होगे कि भाई हमने तो 2 कार्बन से 3 कार्बन बना लिया। और अभी तो आप कह रहे थे सर डबलिंग होती है। बिल्कुल, आप अपनी जगह ठीक हैं और मैं अपनी जगह पर ठीक हूँ। ध्यान से समझिए, देखिए यहाँ 2 से 4 हुए। अब आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं 2 से 3 करना चाहूंगा, तो आपने क्या करा, एक इथाइल ब्रोमाइड ले लिया, एक मिथाइल ब्रोमाइड ले लिया, और आपने क्या करा, 3 कार्बन का एल्केन बना लिया। स्टूडेंट्स, तो ध्यान दें, ये बनेगा बिल्कुल ठीक है, बट साथ में और क्या क्या बनेगा जरा ये भी सोचिए आप। ये भी बनेगा, ईथेन भी बनेगा और ब्यूटेन भी बनेगा। इसलिए इस रिएक्शन को हम क्रॉस वुड्स रिएक्शन कहते हैं। हालांकि आपके सिलेबस के बियॉन्ड है, बट आपको समझना जरूरी है, कभी आप धोखे में ऐसा ना कर जाएं। तो ध्यान दीजिए कि जब भी आपको वुड्स रिएक्शन करनी है तो अल्काइल हैलाइड सेम लेना है, आपको डिफरेंट अल्काइल हैलाइड नहीं लेना। अगर आपने डिफरेंट अल्काइल हैलाइड लेके आप 2 से 3, 3 से 4 कार्बन का प्रोडक्ट तो बना सकते हो, बट साथ में देखिए और भी एल्केन बन रही है। अब वो क्यों बन रही है इसको भी क्लियर करता हूं। देखिए क्या हुआ, एक बार क्या हुआ होगा कि इथाइल ब्रोमाइड और मिथाइल ब्रोमाइड सोडियम के साथ रिएक्ट करा होगा तो ये प्रोडक्ट बन गया होगा। ऐसा भी हो सकता है भाई, आप बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इथाइल ब्रोमाइड के डालोगे रिएक्टेंट में और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिथाइल ब्रोमाइड के डालोगे और बहुत सारा आप सोडियम डालोगे। तो एक बार प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि ऐसा हो गया हो, एक बार प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकती है कि मिथाइल ब्रोमाइड रिएक्शन कर गया हो। तो बताओ, जब 2 मिथाइल ब्रोमाइड लाइक दिस कुछ इस तरीके के CH3Br, भाई मिथाइल ब्रोमाइड भी तो काफी अमाउंट में पड़ा होगा और सोडियम भी काफी अमाउंट में पड़ा होगा, तब बताओ क्या बन रहा होगा, ईथेन। और एक बार प्रोबेबिलिटी ये रही होगी कि केवल इथाइल ब्रोमाइड ही दोनों तरफ रिएक्टेंट कर गया होगा एक दूसरे से, तब क्या बन गया होगा, ब्यूटेन। इट्स क्लियर। तब ऐसे केसेस में क्या होगा, आप चाह तो रहे थे कि मुझे 3 कार्बन वाला मिल जाए, बट फ्री में आपको ये 2 और मिल चुके हैं, और इन तीनों के अगर बॉइलिंग पॉइंट आप देखोगे तो एक दूसरे के बड़े क्लोज होंगे। मान लीजिए, अगर मान लो इसका 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट है तो इसका 102 होगा। इसका, वैसे मैं उल्टा बोल गया, आप ऐसे बोलो, अगर इसका 100 होगा तो इसका 102 होगा, तो इसका 104 होगा।
मतलब अप्रॉक्सीमेटली होगा, ऐसा होगा नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि यही बॉइलिंग पॉइंट होंगे। बॉइलिंग पॉइंट एग्जैक्ट याद करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, मैं एक रफली आइडिया दे रहा हूँ आपको। तो आप देखें इन सबके बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, एकदम क्लोज होंगे। और आपको ज़रूरत किसकी थी बताओ, ईथेन की, सॉरी प्रोपेन की, 3 कार्बन वाले की। और आप अब चाहते हैं कि मैं इसको इनसे अलग कर दूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि जब 2 एल्काइल हैलाइड सेम होते हैं तो आप उसको वुड्स रिएक्शन कहते हैं। बट अगर आप दो अपोजिट एल्काइल हैलाइड लेके अगर रिएक्शन कर रहे हैं तो वो वुड्स रिएक्शन कैरिड आउट तो हो सकती है, और साथ में डिफरेंट टाइप के एल्केन बन जाएंगे जैसे कि आपने देखे हैं। और उन सभी एल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे के बड़ी क्लोज होता है और उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते। और सेपरेट नहीं करोगे तो हमें उस रिएक्शन करने का कोई क्या नहीं होगा, लाभ नहीं होगा, है ना। तो आप समझ जाइएगा। तो आप ऐसा ना करें कि आपको 2 से 3 एल्केन बनाना हो या 3 से 4 वाला बनाना हो, तो आप इस तरीके से कर लें तो वो गलत होगी। हालांकि ये रिएक्शन ऐसे हो सकती है, और इस रिएक्शन को हम क्रॉस वुड्स रिएक्शन कहते हैं, क्रॉस्ड वुड्स रिएक्शन। ठीक है, चलो तो एक बार आप चाहो तो देख लीजिए, वरना मैं इसका सेकंड पार्ट यहीं पे कर देता हूँ। कॉपी करना चाहो तो एक बार आप देख लीजिए, ठीक है, ओके। चलो चलो ऐसा कर लेते हैं, सेकंड रिएक्शन यहाँ कर लेते हैं और 5th यहाँ कर लेंगे। चलो यहीं पे कर देता हूँ, सेकंड रिएक्शन भी देख लीजिए। सेकंड रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल में, हमने सेकंड पढ़ा है रिएक्शन विद मैग्नीशियम। तो अगर आप CH3CH2 Br की रिएक्शन मैग्नीशियम से करते हो तो यहाँ एक स्पेशल रिजेंट बन जाता है। वो क्या बनता है कि C2H5Mg, क्योंकि Mg डाइवेलेंट होता है, और एक तरफ से ब्रोमीन को ऐड कर लेगा, एक तरफ से इथाइल को, और इसको हम बोलते हैं इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और प्यार से इसको हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट। पूरी होल ऑफ केमिस्ट्री में आप इसको पढ़ोगे और इसको और प्यार से हम GR करके बुलाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ 4 टाइप ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज को कंप्लीट कर चुके हैं। एक बार आप इसको भी कॉपी कर लीजिए, और लास्ट है हमारी रीअरेंजमेंट रिएक्शन, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं अपनी लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी, डेट इज रीअरेंजमेंट रिएक्शन, शायद 5th होगी। रीअरेंजमेंट रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या होती है जरा आप देख लीजिए। CH3CH2CH2Cl, जैसे कोई ये एक हेलो एल्केन्स है, ठीक है। चलो, वैसे हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आप देख लीजिए। और इसकी रिएक्शन हम AlCl3 573 केल्विन के पर है, 573 केल्विन टेम्परेचर पर कराते हैं, तो जो हेलोजन एटम होता है उसका रीअरेंजमेंट हो जाता है। इट मीन्स ये हेलोजन इस कार्बन पर चला जाएगा और H इधर आ जाएगा, तो क्या बनेगा CH3CH CH3Cl। देखिए आइसोमर्स हैं एक दूसरे के, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट मॉलिक्यूल्स डिफरेंट है। तो इसका नाम क्या होगा बताओ, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन। और इसका नाम क्या होगा बताओ, 2-क्लोरोप्रोपेन। तो देखिए केवल हेलोजन एटम का क्या हो जाता है, रीअरेंजमेंट हो जाता है, और इस तरीके से हम रिएक्शन को रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहते हैं। हालांकि ये क्लास 12 सिलेबस में नहीं है, अगर आप किसी कंपटीशन का एग्जाम दोगे तो वहाँ ये रिएक्शन आ सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ जाके हमने टोटल केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हमने कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग इसमें हम क्या क्या पढ़ चुके हैं एक बार आपको मैं रिकॉल करा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने हेलो एल्केन्स और हेलोरीन्स क्या होता है उनको हमने ग्रुप डिस्कशन करा और हमने उनको डिटेल में समझा। सेकंड हमने उनका क्लासिफिकेशन पढ़ा,
थर्डली हमने उनका केमिकल प्रिपरेशन, और फोर्थ हमने पढ़ा उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम बात करेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो हेलो एल्केन्स की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको हम बात करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, तो अगर आप बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी ही डिस्कस करें तो आपके लिए सफिशेंट है। हालांकि अनदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपको बुक्स में लिखी हुई मिलती हैं, उनका कोई इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। अगर आपके बोर्ड एग्ज़ाम या कहीं जेईएम मेंस में अगर आपसे कोई एग्ज़ाम पूछता है तो आपको बेसिकली जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से क्वेश्चन मिलने वाले हैं तो वो सोलेबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट से ही जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बेसिकली हम भी उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को ही डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग अनदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ना चाहते हैं तो देखिए वीडियोस से समझाना बड़ा पॉसिबल नहीं है, तो उनको आप अगर एनसीईआरटी या कोई साइड बुक्स पढ़ते हैं तो वो आपके लिए सफिशेंट है। बट हम फिजिकल प्रॉपर्टी में जनरली मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और सोलेबिलिटी को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। और वही आपके सिलेबस में इम्पोर्टेंस है और वही एग्जाम्स में आती हैं, ठीक है ना। तो एक बार मैं इसको रफ कर लेता हूँ और बात करेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज। हेडिंग डाल लीजिए फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। चलो, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में चलो इसके मैं फिजिकल स्टेट्स के बारे में भी डिस्कस कर देता हूँ। तो फिजिकल स्टेट्स क्या होती है मैं इसको एक बार लिख देता हूँ, फिर भी आपको मैं अच्छी तरीके से समझा पाऊंगा। तो फर्स्ट हम इसकी पढ़ रहे हैं फिजिकल स्टेट। बताओ हेलोएंस के फिजिकल स्टेट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, और मैं यहाँ लिख देता हूँ थ्योरी आपको, फिर आपको समझ में आ जाएगा। इसमें एक्चुअली कुछ है नहीं। तो क्या होता है कि लोअर हेलो एल्कीन्स नेमली मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड एंड मिथाइल ब्रोमाइड। और बात करें तो C2H5 फ्लोराइड एंड C2H5 क्लोराइड आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। ऑल अदर हेलो एल्केन्स अप टू C18 आर लिक्विड and higher haloalkenes are solid, ठीक है। चलो क्या लिखा है मैंने कि जो लोअर हेलोएल्केन्स होती है, नेमली मैंने लिख दिया है मिथाइल फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड इथाइल फ्लोराइड एंड इथाइल क्लोराइड आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर स्टॉप एंड ऑल अदर हेलोएल्केन्स अप टू C18, और C18 तक जो हेलोएल्केन्स आएंगी वो लिक्विड होती हैं, और C18 से एबव जो होती हैं एंड द हायर हेलोएल्केन्स आर सॉलिड। जो C18 से आगे की हेलोएल्केन्स होंगी जैसे C19, 20, वो सब किस स्टेट में होंगी बताओ? सॉलिड स्टेट में होंगी। देखिए स्टूडेंट्स, आपको फिजिकल स्टेट पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, आप चाहो तो इसको याद कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन जो मेनली बनते हैं वो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट से और सोलेबिलिटी से बढ़ते हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी, हम इसकी पढ़ेंगे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट।
देखिए स्टूडेंट्स, होल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स में मैं आपको डिस्कस करूं तो मैं आपसे एक बात कहना ये चाहता हूं कि अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, बिल्कुल साफ सुन लीजिए, अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा और मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा और वो वाटर में सोलेबल भी होगा। क्या कहा है? फर्स्टली वी हैव चेक द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देख, बड़े ध्यान से समझ लीजिए, ये थोड़ा सा लॉजिकल है। फर्स्ट आप चेक करेंगे H बॉन्डिंग। अगर उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तब समझ लीजिए वो ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में भी सॉल्युबल होगा और उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही क्या होंगे? हायर होंगे। फर्स्ट, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तब हम चेक करते हैं वैन डर वाल फोर्स। क्या चेक करते हैं? वैन डर वाल फोर्स। वैन डर वाल फोर्स। और वैन डर वाल फोर्स जो होता है डायरेक्टली वो मॉलिक्यूलर मास के होता है। देखिए अभी आपको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा, मैं अभी एग्जांपल्स लूंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्टली आप क्या चेक करेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, नो डाउट बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट उसका क्या होगा? हायर होगा और वाटर में सोलेबल होगा। देखिए हम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर उसका कितना बॉइलिंग पॉइंट होगा हम ये कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम कंपैरिजन बता सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल ए एक मॉलिक्यूल बी, तो ए का ज़्यादा होगा या बी का ज़्यादा होगा। हम एक दूसरे में कंपैरिजन कह सकते हैं। हम एक्चुअल उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा हम ये कैलकुलेट करने नहीं आए हैं, ठीक है? हम केवल कंपैरिजन बताएंगे फर्स्टली। सेकेंडली, आप अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग उस कंपाउंड के अंदर देख रहे हैं तो नो डाउट उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। अगर वो नहीं है तब हम चेक करेंगे उसका वैन डर वाल फोर्स, और वैन डर वाल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काय के? बताओ, मॉलिक्यूलर मास के। तो हम सीधा कह सकते हैं अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो हम उसका मॉलिक्यूलर मास चेक करेंगे। अगर मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है तो ऑब्वियसली उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। बट ये वैन डर वाल फोर्स का सोलेबिलिटी पे कोई असर नहीं आता। सोलेबिलिटी केवल एक ही कंडीशन में आएगी, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो वो सोलेबल होगा, अदरवाइज स्पायरिंगली सोलेबल होगा। देखिए एक इनसॉल्युबल वर्ड बोलना गलत है, मैं उसके लिए परफेक्ट वर्ड स्पायरिंगली सोलेबल कह सकता हूँ। देखिए यूनिवर्स में कोई भी ऐसा सब्सटेंस नहीं है जो सोलेबल ना हो। आप कहोगे आयरन, देखिए या स्टोन, डेट इज मार्कर, कुछ भी हो सकता है यार, एक नेग्लिजिबल पार्ट तो सोलेबल होगा तो हम उसको भी स्पायरिंगली सोलेबल बोलेंगे। इनसोलेबल वर्ड बोलना गलत है, ठीक है ना? तो ध्यान दें, तो हम क्या कहने वाले हैं? अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो वो सोलेबल होगा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो वो स्पायरिंगली सोलेबल होगा, ठीक है ना? चलो तो एक बार आप इसको, मैं देखने गया इसको रफ कर लेता हूँ और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। तो पहले तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, एक काम कर लेते हैं, हम इधर ले लेते हैं मीथेन, है ना? कंपैरिजन करना है हमें। और बताओ इसका हम क्या ले लेते हैं? एक H हटा के कोई हेलोजन लगा के इसका कंपैरेटिवली क्या बना लेते हैं हम? बताओ, हेलो एल्केन्स। तो हम यहाँ लिख लेते हैं CH3Br। अब आप मुझे बताइए, ना तो इसमें और ना तो इसमें क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है नहीं। अब आपको स्टूडेंट्स एक प्रॉब्लम शायद आ रही होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। तो ये लोग आप क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं, अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर आप क्या करेंगे? क्लास 11 की केमिकल बॉन्डिंग की वीडियोस देखेंगे, वहाँ मैंने इसको डिटेल्स में पढ़ाया है, ठीक है ना? चलो तो आप ज़रा देख लीजिए, फिर भी मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन आ जाए तब तो आप समझो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा होगा। देखो परफेक्टली तो नहीं कह सकता क्योंकि हमने वहाँ सीखा है कि ये कंपाउंड हाइड्रोजन के साथ अटैच हों और दूसरा डोनर एटम हो, वो ब्रीफली डिस्कस हम क्लास 11 की केमिकल बॉन्डिंग में कर चुके हैं। आई होप आपको वो सब कुछ आता होगा, और नहीं आता है तो आप वो वीडियोस देख लेंगे, है ना? तो आप एक आइडिया दे रहा हूँ बस हल्का सा, कि अगर NOF ये चीज़ आ रही होंगी हाइड्रोजन के साथ तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे होंगे,
ठीक है। और बाकी डिटेल्स में तो आपको वो वीडियो देखनी पड़ेंगी, ठीक है ना। चलो, तो अब मुझे बताइए, ना तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये कर रहा है और ना तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये कर रहा है, तो बताओ अभी हमने सीखा, तब इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिस्कस करेंगे हम? वैन डर वाल फोर्स पर। और वैन डर वाल फोर्स किस पर डिपेंड करता है? मॉलिक्यूलर मास। तो आप देख लीजिए भाई, देखो ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर मास इसका ही ज्यादा होगा। भाई यार इसके अंदर सब देखो, एक कार्बन, 4 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन की जगह क्या है? ब्रोमीन। और ब्रोमीन का तो मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन से काफी ज्यादा होता है। तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर मास किसका ज्यादा होगा बताओ? हेलो एल्केन्स का। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि एक हेलो एल्केन्स अपने पेरेंट्स एल्केन्स के कंपैरेटिवली ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास रखेगा, डेट इज उसके अंदर वैन डर वाल फोर्स ज़्यादा होगा, इसलिए उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। बताओ बात समझ में आती है? चलो, तो इतनी बात को मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिर आगे डिस्कस करेंगे। क्या यहाँ लिखता हूँ कि बॉइलिंग, ऐसे लिखो कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो एल्कीन्स आर मच हायर देन दोज ऑफ पेरेंट्स एल्कीन। ठीक है, दिस इज बिकॉज हायर वैन डर वाल फोर्सेस। ठीक है, इन हेलो एल्कीन्स। ठीक है, चलो, तो हमने लिख दिया है द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो एल्कीन्स आर मच हायर देन दोज ऑफ पेरेंट्स एल्कीन। दिस इज बिकॉज द हायर वैन डर वाल फोर्स इन द हेलो एल्कीन्स। चलो, तो अब हम इसको कुछ एग्जाम्पल्स में डिस्कस करेंगे। कैसे? इसको हम फर्स्ट एग्जाम्पल हम एक ऐसे डिस्कस करते हैं। पहला तो एक यही एग्जाम्पल लिख लीजिए कि अगर आप मीथेन और CH3Br देखें तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? मिथाइल ब्रोमाइड का। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको लगा होगा हम क्वांटिटिवली डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं बता रहे हैं कि किसका एक्चुअल क्या होगा, हम बस कंपैरिजन कर रहे हैं कि बताओ कि उसके पेरेंट्स एल्केन और एल्काइल हैलाइड में किसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो ऑब्वियसली किसका होगा बताओ? हेलो एल्केन्स का। अब इसको मैं और कैटेगराइज कर रहा हूँ। देखिए इसमें पहला एग्जाम्पल्स हम पढ़ेंगे क्या? पहले एग्जाम्पल्स करेंगे सेम एल्काइल ग्रुप बट डिफरेंट हैलोजन। क्या पढ़ेंगे बताओ? कि सेम एल्काइल ग्रुप हो बट डिफरेंट हैलोजन एटम हो। तो देखिए सेम एल्काइल ग्रुप हो, कोई भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि CH3F है, फिर CH3Br है, फिर है हमारा CH3 बल्कि क्लोरीन, यहाँ ब्रोमीन लिखिए और यहाँ आ जाएगा CH3I। तो आप यहाँ चेक करिए, मेरा होता सॉरी, आप यहाँ चेक कर लीजिए कि बताओ यहाँ किसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। बताओ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी नहीं। सेकेंडली क्या होगा बताओ? सेकेंडली क्या होगा? आपको सोच रहे होगे सर यहाँ तो फ्लोरीन आ गया, बट एक्चुअल में यहाँ कोई डोनर एटम नहीं होगा। यहाँ पर समझ लीजिए थोड़ा सा आप कि अगर आप सोच रहे हो कि CH3F में तो यहाँ कार्बन के साथ फ्लोरीन है, फ्लोरीन को कैसा अटैच होना चाहिए? हाइड्रोजन के साथ, तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा समझते चलें और आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। नहीं आता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्लास 11th की केमिकल बॉन्डिंग में जाके हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वीडियोस आप देख लीजिए। चलो यहाँ देखो आप, अब यहाँ आप देख रहे हैं
कि बताओ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है ही नहीं, फिर मैं कहाँ डील्स करूंगा जाके, वैन डर वाल फोर्स पर। और वैन डर वाल फोर्स काय पे डिपेंड करता है बताओ, मॉलिक्यूलर मास। अब एक बार सुनो, एल्काइल ग्रुप तो कॉमन है, तो फाइनली मैं काय का मॉलिक्यूलर मास देख लूं, हेलोजन्स का। तो ऑब्वियसली मुझे पता है पीरियोडिक टेबल में आयोडीन बॉटम पे पड़ा हुआ है, उसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा होता है, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन। तो इनका ऑर्डर कुछ ये हो जाएगा। क्लियर? तो एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, सभी रफ कर लेते हैं। सेकंड केस पढ़ेंगे इसका, ये एग्जाम्पल सेकंड ले लेते हैं। बताओ क्या हो, सेम हेलोजन एटम हो, सेम हेलोजन एटम बट डिफरेंट एल्काइल्स ग्रुप। ठीक है, चलो तो इसके भी कुछ एग्जांपल्स में लिख देता हूं। सेम हेलोजन एटम और डिफरेंट एल्काइल ग्रुप, तो CH3Cl, फिर आता है CH3CH2Cl, फिर आता है आपका CH3CH2CH2Cl, और भी लिख सकता हूं CH3CH2CH2CH2Cl। बताओ अब बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? ऑब्वियसली वैन डर वाल फोर्स चेक करना है, और वैन डर वाल फोर्स चेक करना है तो बताओ हेलोजन एटम तो सेम है, तो एल्काइल ग्रुप जैसे जैसे बढ़ेगा उसका मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ेगा, तब इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये रहेगा। क्यों रहेगा? बताओ यार, हेलोजन तो सबके अंदर सेम है ना, और जब हेलोजन सेम है तो जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप बढ़ेगा तो मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ेगा। ऑब्वियसली यार, इसके अंदर 4 कार्बन, इसके 3, इसके 2, इसके 1। क्लियर? चल, थर्ड इसका एग्जाम्पल्स हम पढ़ेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आइसोमेरिक हेलो एल्कीन, आइसोमेरिक हेलो एल्कीन्स। आइसोमेरिक हेलो एल्कीन्स क्या होते हैं, जरा आप ध्यान से समझ लीजिए। मैं आपके सामने कुछ पहले तो कंपाउंड लिखता हूँ, 1 2 3 4, 4 का लिख लीजिए। CH3 CH2 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 Br, फिर लिख लीजिए आप CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 Br, फिर आप लिख लीजिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 Br। अब आप अगर तीनों एग्जाम्पल्स देखें तो ना तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है। चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 C4, हाइड्रोजन चेक कर लीजिए, 3 3 और 2 5 2 7 और 9 और 1 Br। बताओ मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया। इसका चेक करिए, 1 2 3 4 C4 3 3 6 7 8 9 Br, और इसका भी आप चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 C4 हाइड्रोजन 3 3 3 6 9 और Br। क्लियर? चलो, तो अब आप चेक करें, हमने बताया था कि भाई अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो आप वैन डर वाल फोर्स चेक कर लीजिए, और जब आपने वैन डर वाल फोर्स चेक करा तब आपने पता चला कि भाई सबका मॉलिक्यूलर मास भी क्या है, बताओ सेम है। तो अब ऐसे केसेस में हम क्या करें? तो देखिए, ये सब तीनों के तीनों कंपाउंड एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। बताओ आइसोमर्स क्या होते हैं? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला,
बट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है बट ये है मॉलिक्यूल सब डिफरेंट। अगर आपको आईयूपीएसी का नोमेनक्लेचर आता है, आपको पता चल गया होगा, इसका नाम होगा ब्रोमोब्यूटेन। इसका नाम क्या होगा 1 2 3 2 मिथाइल 1 ब्रोमोप्रोपेन। इसका क्या बोलेंगे 1 2 3 2 मिथाइल 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो मॉलिक्यूल्स तीनों डिफरेंट हैं बट मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है। नाम लिख देता हूं, चलो इसका नाम होगा ब्रोमोब्यूटेन। इसका क्या होगा 1 2 3 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। इसका क्या होगा 1 2 3 2 मिथाइल, ये ऐसे बोल सकते हैं 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, चलो तो देखिए ये सभी एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, और आइसोमर्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर वो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला पर डिफरेंट मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल आपके सामने डिफरेंट है। तो ऐसे केसेस में आपको देखना है कि नंबर ऑफ ब्रांच किस में ज़्यादा है। बताइए यहाँ तो कोई ब्रांच ही नहीं है, यहाँ एक ब्रांच है और यहाँ कितनी ब्रांच है 2। तो सेंस जैसे जैसे नंबर ऑफ ब्रांच बढ़ती है, क्या कहा है मैंने कि बताओ जैसे जैसे उसकी ब्रांच बढ़ेगी उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो मैं एक पॉइंट जगह यहाँ लिख देता हूँ, काफ़ी जगह है, यहाँ लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे कि द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद इंक्रीज ब्रांचिंग। ठीक है, तो जैसे जैसे बताओ ब्रांचिंग बढ़ेगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बताओ डिक्रीज होगा। तो क्या होगा डिक्रीज, तो यहाँ सबसे ज़्यादा ब्रांचेज है, यहाँ एक है, यहाँ एक भी नहीं है, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट यहाँ होगा, देन यहाँ होगा। ठीक है ना, तो एक बार आप इसको कॉपी कर लीजिए। हाँ, तो आप लोगों ने ये शायद कॉपी कर लिया होगा, और मैं अपनी वीडियो को आज यहीं पे रोकता हूँ। जब तक आप इनके अच्छी तरीके से नोट्स बनाइए और केमिकल रिएक्शन को बार बार प्रैक्टिस करिए। ठीक है ना, और आज जो भी हमने सेट-जेफ रूल और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स पर जो भी क्वेश्चंस करे हैं, वो सभी क्वेश्चन आप एक बार एनसीईआरटी से करने की ट्राई करिए और एक अच्छी तरीके से नोट्स बनाइए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।